पार्ट सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आज हमारा टॉपिक रहने वाला बच्चों आर्यभट्ट का हम सिद्धांत देख रहे हैं। आर्यभट्ट का जो क्या क्या योगदान रहने वाला है, तो यहाँ आर्यभट्ट ने पाई का सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट ने पाई का मतलब होता है 22/7। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर रहती है। पृथ्वी जो है धुरी पर घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति होने के साथ साथ आर्यभट्ट जो है उन्होंने शून्यों का सिद्धांत दिया था, उन्होंने गति दिया था, उन्होंने गति के बाद उन्होंने गणित का सिद्धांत दिया था, उन्होंने काल का सिद्धांत दिया था, उन्होंने गोल का सिद्धांत दिया था। ये गणित के शास्त्री थे, ये ज्योतिष के शास्त्री थे, ये खगोल विज्ञान के शास्त्री थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के इनका जन्म महाराष्ट्र के गोदावरी और नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। गोदावरी और नर्मदा नदी अशमक महाजनपद के पास में इनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट का अमूल्य योगदान रहता है। आर्यभट्ट ने वैदिक संस्कृति का प्रयोग किया था, वैदिक गणित का प्रयोग किया था। आर्यभट्ट ने ब्राह्मी का प्रयोग नहीं किया था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राह्मी नामक एक जो ऋषभदेव की पुत्री थी। ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था, घनत्व का सिद्धांत दिया था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे और हमारा चैप्टर रहेगा आर्यभट्ट का मध्यकालीन भारत की संस्कृति में क्या योगदान था। तो यहाँ देखिए बच्चों, गोदावरी और नर्मदा नदी के पास में ये अशमक है। अशमक इसी स्थान पर क्या हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। आर्यभट्ट जो थे वो गणित के क्षेत्र में फेमस थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र में फेमस थे। आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र में फेमस थे। आर्यभट्ट ने 3 सिद्धांत दिए थे। 10 गीतिका का सिद्धांत दिया था, आर्यभट्टियम का सिद्धांत दिया था और तंत्र का सिद्धांत दिया था। यहाँ ये देखने के बाद फिर हम यहाँ देखेंगे गीति। इन्होंने जो है आर्यभट्ट के अंदर 4 चीज़ें बताई थी। पहली कौन सी? गीति बताई थी बच्चों। दूसरी कौन सी बताई थी? गणित बताई थी। तीसरी कौन सी बताई थी? काल बताई थी। और चौथे नंबर कौन सी बताई थी? गोल बताई थी। इनका पूरा क्या नाम है? गीति काल क्रियापाद होता है, गणित काल क्रियापाद होता है। तीसरे नंबर पे काल क्रिया होती है, चौथे नंबर पे गोल क्रिया होती है। 4 प्रकार की क्रिया बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे बच्चों। आर्यभट्ट का पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। पहले नंबर पे गीति है, दूसरे नंबर पे गणित है, तीसरे नंबर पे काल है, चौथे नंबर पे गोल है। इनमें छंद भी होते हैं। पहले में 21 छंद है, दूसरे में 33 छंद है, तीसरे में 25 छंद है और चौथे में 50 छंद है। कितने छंद है? 50 है। गीति किससे संबंधित है? गीति का मतलब गति होता है। गति, निरंतर गति जो चलती रहती है। ग्रह नक्षत्रों की गति, ग्रह नक्षत्र है, तारामंडल है, ब्रह्मांड है, इनकी गति का जो ज्ञान कराने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। सेकंड नंबर पे कौन है बच्चों? गणित का मतलब घन है, घनत्व है, समानांतर की क्रिया है, ये सब चीज़ों को बताने वाले कौन है? गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट। तीसरे नंबर पर कौन है? काल का मतलब होता है समय काल। अंग्रेजी में आपने टेंस पढ़े होंगे। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। अतीत और वर्तमान का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है बच्चों। और काल का मतलब होता है समय काल। काल की गणना करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। फिर आता है गोल का मतलब होता है ग्रह नक्षत्र की दूरी का ज्ञान कराने वाले, ब्रह्मांड से पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है, सब चीज़ों को बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। पहला कौन सा था रे बच्चों? गीति। दूसरा नंबर कौन सा था? गणित। तीसरा नंबर कौन सा था? काल। और चौथा नंबर कौन सा है? काल। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। 10 गीति का, फिर दिया था आर्यभट्टियम के बाद तंत्र। कौन दिए थे? आर्यभट्ट ने दिए थे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत की संस्कृति में आर्यभट्ट का योगदान। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था बच्चों? कौन सी जगह स्थित था? ये बिहार में स्थित था। और ये इसको जला दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने होंगे। मध्यकालीन भारत की संस्कृति में जो दिल्ली वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं था, राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, लाख बख्श कहते थे, दानी भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का खेल खेल रहा था, घोड़े से नीचे गिरा, अचानक 1210 में मृत्यु हो गई थी। 1206 में इसने अपना शासन स्थापित किया था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था।
कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं था बच्चों दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में एक सेनापति होता है कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी। कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय पर इसने देखा कि यहाँ कोई एक महल बना हुआ है। इसने इसको जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसको एक महल समझ लिया था और यहाँ ढेर सारी किताबें थी, इसको जला के राख कर दिया था। 5-6 दिन तक धुआं निकलता रहा, इतना धुआं निकला सब जगह धुआं से सारी किताबें राख हो गई थी और ये जल के भी नालंदा विश्वविद्यालय राख हो गया था। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो सबसे बड़ी पोस्ट पर होते हैं, कुलपति कौन दे रहे बच्चों? कुलपति कौन दे? आर्यभट्ट दे। कुलपति कौन दे? आर्यभट्ट दे। यहाँ के कुलपति, यहाँ का आचार्य कौन था? यहाँ का आचार्य शीलभद्र था। यहाँ का आचार्य कौन था? शीलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसको क्या कहते थे रे बच्चों? उसको कहते थे धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ में कितने भाग थे रे बच्चों? 3 भाग थे। पहला कौन सा था? रतन सागर रतन। दूसरा कौन सा था? रतन दधी। और तीसरा कौन सा था? रतन रंजक। ठीक है, अब इसको एक बार लिख देता हूँ मैं, बोर्ड पे ध्यान से देखो। पहला नंबर देखो, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? शीलभद्र। आचार्य कौन है? शीलभद्र। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त काल में। पहली विशेषता तो ये कुलपति हो गया। पहले कुलपति कौन था? आर्यभट्ट। दूसरी विशेषता क्या थी? शीलभद्र यहाँ के आचार्य थे। तीसरी विशेषता क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की गुप्त काल में एक शासक हुआ था कुमारपाल। कौन हुआ था बच्चों? कुमारपाल। इस कुमारपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त काल का संस्थापक कौन था बच्चों? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद में कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में कौन आया था? समुद्रगुप्त आया था, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का नाम आपने वर्ल्ड की हिस्ट्री में जरूर सुना होगा। नेपोलियन ही एक ऐसा सम्राट था जिसने पूरी दुनिया को चकाचौंध, पूरी दुनिया को जो है आश्चर्य में डाल दिया था। सारे लोग उसके दुश्मन हो गए थे और नेपोलियन इतना बड़ा साम्राज्यवादी था। जहाँ जहाँ भी नेपोलियन ने युद्ध किया था वहाँ पे फ्रांस की क्रांति की एक छाप छोड़ दी थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा दिया जाता है वो नेपोलियन से ही सभी छोटे छोटे देशों में राजतंत्र को मिटाने की भावना उत्पन्न हो गई थी और लोकतंत्र की भावना स्थापित हो गई थी। और एक लोकतंत्र की समानता, स्वतंत्रता, और समानता शब्द अलग है, स्वतंत्रता शब्द अलग है, बंधुत्व शब्द अलग है, और एक राष्ट्रप्रेमी भावना जगाने वाला नेपोलियन था। कौन था बच्चों? नेपोलियन। और उस समुद्रगुप्त के बाद में यहाँ कुमारपाल जो था उसने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? कुमारपाल ने। यहाँ ध्यान दो बच्चों, कुमारपाल के बाद 4 नंबर पे आता है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको धर्म यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे? धर्म यज्ञ कहते थे। और इस धर्म यज्ञ में इसको 3 भवन बनाए गए थे। कितने भवन बनाए गए थे? 3। पहला भवन कौन सा था? रतन सागर। दूसरा भवन कौन सा था? रतन रंजक। तीसरा भवन कौन सा था? रतन दधी। कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ धर्म यज्ञ में रतन सागर, रतन रंजक और रतन दधी कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि धर्म यज्ञ में भवन कितने हैं? 3 भवन है, रतन सागर, रतन रंजक और रतन दधी। अब यहाँ गुप्त काल है, धर्म यज्ञ यहाँ तक हमने डिस्कस किया नालंदा विश्वविद्यालय की। अब हम आर्यभट्ट के कुछ और फैक्ट को हम जानेंगे कि आर्यभट्ट के और कौन कौन से फैक्ट थे। तो इस मैप को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, और फिर यहाँ अपन और फैक्ट देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आर्यभट्ट का क्या योगदान रहता है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म कौन सी नदी के किनारे पे हुआ था? आप बता रहे हो सर, गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच। कौन से महाजनपद? अश्मक महाजनपद। आर्यभट्ट के कितने सिद्धांत थे? 3 सिद्धांत थे। आर्यभट्ट का सबसे फेमस सिद्धांत कौन सा था बच्चों? आर्यभट्ट का सबसे फेमस आर्यभट्टियम था। कौन सा था? आर्यभट्टियम था। अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दो बच्चों, इन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया था पृथ्वी का। कौन सा सिद्धांत दिया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था। और इसी को हम देखें, एक नाम सुना होगा, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ये कहाँ का वैज्ञानिक था बच्चों? ये पोलैंड का वैज्ञानिक था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? ये पोलैंड का वैज्ञानिक था।
यूरोप, पोलैंड कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे तो ये जगह कौन सी है? फ्रांस। फ्रांस के यहाँ बिल्कुल सटा हुआ ये कौन सी जगह है? स्पेन। स्पेन के बिल्कुल पास में ये कौन सी जगह है? पुर्तगाल। और पुर्तगाल, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल, यहाँ है जर्मनी। जर्मनी के पास में स्विट्जरलैंड है, यहाँ नीदरलैंड है, यहाँ इटली। इटली के 3 भाग है, पीएमटी, परमा मेडोना, टस्कनी। यहाँ वेनेसिया, लोम्बार्डी, सार्डिनिया, यहाँ नेपल्स, सिसिली। इधर आपके भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर स्पेन और पुर्तगाल को जो अलग करने वाला आइबेरियन पठार है यहाँ पे। इधर आपके एशिया है, इधर आपके रूसिया है। जर्मनी के ऊपर कौन है? पोलैंड। पोलैंड यहाँ पर है। इसी पोलैंड का वैज्ञानिक कौन है बच्चों? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने भी आर्यभट्ट के सिद्धांत का समर्थन किया था। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पहले क्या है कि यहाँ यूरोप के अंदर मध्यकाल के अंदर एक पोप हुआ करता था बच्चों। कौन हुआ था? पोप। पोप ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। और जो पोप ने तो उस कोपरनिकस के पहले यहाँ पर एक टॉलमी करके एक हुआ था, टॉलमी इतिहासकार। टॉलमी जो था उसने टॉलमी प्रणाली अपनाई थी। टॉलमी प्रणाली किसको कहा जाता है? टॉलमी प्रणाली में टॉलमी ने ये कहा कि पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था क्योंकि पोप ने ये कह दिया था। पोप को ही लोग भगवान मानते थे। पोप ने कहा कि पृथ्वी स्थिर है और इसी टॉलमी प्रणाली को जो है खंडन किया था। टॉलमी प्रणाली को गलत मानने वाले कौन? कोपरनिकस आ गए थे। कोपरनिकस ने कहा गलत है, मैं आर्यभट्ट के सिद्धांत को मानता हूँ। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। किसने कहा था? ये आर्यभट्ट ने कहा था बच्चों। तो यहाँ कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। ठीक है, ये सिचुएशन आपने देख ली। पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब यहाँ ये जो सिचुएशन देखने के बाद अब अगले फैक्ट में हम चलते हैं। लिपि। आर्यभट्ट जो थे वो वैदिक लिपि का प्रयोग करते थे। वैदिक लिपि का प्रयोग करते थे। वो कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं करते थे। कौन सी लिपि का प्रयोग नहीं करते थे? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं करते थे, वैदिक लिपि का। अब ये वैदिक लिपि क्या होती है और ब्राह्मी लिपि क्या होती है ये भी ध्यान दो। इसको भी साफ कर देते हैं एक बार बच्चों। मध्यकालीन भारत की संस्कृति में आर्यभट्ट का क्या योगदान था? किसका योगदान क्या था? आर्यभट्ट का क्या योगदान था? यहाँ ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर, बायां से दाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि कहा जाता है बच्चों। कौन सी लिपि कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, ये ब्राह्मी लिपि और एक होती है वैदिक लिपि। वैदिक काल के अंदर वैदिक लिपि का मतलब होता है प्राचीन काल के अंदर आर्य जो थे वो पश्चिमी एशिया से आए थे, हमला किए थे उत्तर पश्चिम भारत पर। हमला करने के बाद उत्तर पश्चिम भारत से बढ़कर उत्तर वैदिक काल में यूपी बिहार तक ये आर्य लोग फैल गए थे। आर्य कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। आर्य क्या कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी जो लोग यहाँ भारत के लोग जो पराजित हो गए थे वो श्रेष्ठ नहीं थे, वो दास वर्ण था। हम आर्य जो है आर्य वर्ण है, वो दास वर्ण है। 4 वर्ण आ गए थे। ऋग्वेद काल आया था, सामवेद आया था, अथर्ववेद आया था, यजुर्वेद। वेद कितने? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे वेद के अंदर होता है और गायत्री मंत्र और जो है शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल के, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। वर्ण कितने थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय वैदिक गणित जो चलता था उसी वैदिक गणित का प्रयोग हमारे आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था बच्चों? आर्यभट्ट ने किया था। यहाँ बाएं और दाएं की बात करें हम, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहाँ से आई थी? आपने जैन धर्म पढ़ा होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे रे बच्चों? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे रे बच्चों? महावीर स्वामी। जैन धर्म, ध्यान दो इधर बच्चों, महावीर स्वामी थे वास्तविक संस्थापक। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। ऋषभदेव की बेटी थी, ब्राह्मी नाम था। ऋषभदेव की बेटी थी और उसका नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी ने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? ब्राह्मी लिपि का। और यहीं से ये बाएं से दाएं लिखा जाना शुरू हुआ था।
अब आर्यभट्ट का हमने ब्राह्मी लिपि वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। आगे का अब आर्यभट्ट का क्या योगदान रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, उस पर हम ध्यान देंगे बच्चों। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने पाई का मान दिया था और शून्यों की खोज की थी। उन्होंने एक तो पाई का मतलब होता है 22/7 बताया था, और शून्यों की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट का अगर हम आगे देखें तो आर्यभट्टीय कॉन्सेप्ट जो है उसमें कोण माप भी होता है, छाया चित्र होते हैं, बेलनाकार होता है, धनुर्विद्या होती है। उसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर बताई थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, 15 करोड़ किलोमीटर स्थित है। 15 करोड़ जिसको 1 AU भी कहा जाता है, 1 AU भी कहा जाता है। और वायुमंडल की ऊंचाई बताई थी 18 किलोमीटर। पृथ्वी से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी बताई, 18 किलोमीटर। पृथ्वी से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी बताई, 18। वास्तविक ऊंचाई कितनी बताई, 16 किलोमीटर आर्यभट्ट ने बताई थी। आर्यभट्ट ने एक सिद्धांत भी दिया था बच्चों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक सिद्धांत भी दिया था। एक बार मैं वापस इसको रिपीटिशन कर देता हूँ बच्चों। आर्यभट्ट मध्यकालीन भारत की संस्कृति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाता है। आर्यभट्ट ने ना केवल गणित के क्षेत्र में, ना केवल खगोल के क्षेत्र में, ना केवल जो है वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में, आर्यभट्ट का जो योगदान रहा था वो सभी क्षेत्रों में रहा था। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने ये कहा था कि ब्राह्मी लिपि के स्थान पर वैदिक गणित का प्रयोग किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं आर्यभट्ट थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना गुप्त काल के कुमारपाल के द्वारा गुप्त काल में की गई थी। और जो है कुतुबुद्दीन के समय कुतुबुद्दीन विखेत्यार काकी ने उसको एक महल समझ लिया, उसको जला के राख कर दिया था, कई दिनों तक धुआं निकलता रहा था। और उसके अलावा आर्यभट्टियम जो सिद्धांत है उसमें गति है पहले नंबर पे, गणित दूसरे नंबर पे, काल तीसरे नंबर पे, और 4 नंबर पे कौन सा है बच्चों, 4 नंबर पे आता है आपके गोल आता है। गति का मतलब गति की जो नियम है, गति के जो निरंतर चलने वाले नियम क्या थे। आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अशमक महाजनपद में नर्मदा और गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। और आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट ने ये कहा था, पाई का मान बताया था। और भी आर्यभट्ट की ये सारी विशेषताओं को अगर हम देखें तो मध्यकालीन संस्कृति में आर्यभट्ट का योगदान अनुपम योगदान रहता है। आज बच्चों ये इतना ही वीडियो होकर ये आपके आर्यभट्ट का जो क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है। इसके तथ्य, इसका PDF आपके पास पहुंच जाएगा। आप निरंतर अध्ययन करते रहे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।